कि तुम कुछ नहीं जानो। नेहरू जी का कुछ भी योगदान नहीं है भारत के संविधान में। सच्चाई जानना हो तो मैं बता भाई, तू जानता है तो तू ही बता कौन बना है संविधान। हाँ तो ठीक है। मूलवादी लोगों का कहना है कि डॉक्टर अम्बेडकर ने पश्चिमी देशों के संविधान की नकल करके भारतीय संविधान का निर्माण किया था, परंतु उनका एक कथन हीन भावना से ग्रस्त है। भारतीय संविधान में 395 अनुच्छेद हैं, जबकि अमेरिका संविधान में मात्र 7, कनाडा के संविधान में 147, ऑस्ट्रेलिया के संविधान में 128 और दक्षिण अफ्रीका के संविधान में 153 अनुच्छेद हैं। उक्त संविधान भारतीय संविधान के बच्चे जैसे हैं, इसलिए बच्चे जैसे संविधानों से ऐसे विशाल संविधान के निर्माण के लिए नकल करना नामुमकिन है। बाबा साहब ने हर लोकतंत्र देश के संविधानों का अध्ययन निश्चय किया, लेकिन ये कहना बिल्कुल मिथ्या है कि भारतीय संविधान विदेशी संविधानों की नकल है। जितने भी विदेशी संविधान निर्मित हुए हैं वे सभी बुद्ध काल की लोकतंत्र की व्यवस्था और तथागत बुद्ध के पंचशील के सिद्धांत के आधार पर निर्मित हुए हैं। तथागत बुद्ध के साहित्यों का बाबा साहब ने गहन अध्ययन किया था। बाबा साहब के अतिरिक्त बुद्ध साहित्यों की किसी भी भारतीय विद्वान के पास अध्ययन नहीं था। यदि होता तो वह बुद्धिमान भारतीय संविधान के निर्माण में अवश्य भागीदारी करता है। रूढ़वादियों के इस प्रकार के विचारहीन भावना से ग्रस्त हैं। बुद्ध काल के गणराज्यों में संघ रीति से मतपत्र द्वारा मतदान, बहस के नियम, पूर्ववर्तीता और काम करने के लिए प्रस्ताव लाना शामिल है। बाबा साहब ने संविधान निर्माण के साथ साथ भारतीय राष्ट्र निर्माण के लिए जो भी चिन्ह एवं लेख प्रयोग किए वह सभी तथागत बुद्ध और सम्राट अशोक के साहित्य से चुने गए थे। डॉक्टर अम्बेडकर द्वारा निर्मित संविधान में बाबा साहब ने अथक परिश्रम द्वारा संपूर्ण भारत के दलितों के लिए मूलभूत अधिकार और गरिमामय जीवन निर्वाह के लिए बहुत से अधिकार प्रदान किए थे। जो अम्बेडकर अंग्रेजों से दलितों के लिए अधिकार छीन सकते हैं, वह संविधान निर्माण में दलितों को अधिकार देने के मामले में पीछे कैसे रह सकते हैं। उन्होंने दलितों को अपने प्रतिनिधि निर्वाचित करने के लिए वोट डालने का अधिकार दिया। लोकसभा और विधान सभाओं में उनके लिए स्थान आरक्षित किए। सरकारी नौकरियों में स्थान आरक्षित किए। अनुसूचित जाति आयोग की स्थापना की गई। छुआछूत को अपराध घोषित किया गया। बेगार एवं बंधुआ मजदूरी समाप्त की गई। समस्त भारतीयों के लिए समान रूप से शिक्षा प्राप्त करने के द्वार खोल दिए। हर भारतीय को मनचाहा व्यवसाय करने के द्वार खोल दिए। हर भारतीय को चिकित्सा और यातायात की सुविधाओं का प्रयोग करने के लिए समान अधिकार प्रदान किया। नागरिक को धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान किया। सभी प्रकार के भेदभाव को गैर कानूनी करार दिया। महिलाओं के लिए आर्थिक और सामाजिक अधिकारों की वकालत की। दलितों को सामाजिक अधिकार प्रदान किए। संविधान में सभी नागरिकों को बराबर का हक दिया गया। जनता की जीवन रक्षा, स्वतंत्रता, सुख शांति, भाषा और धर्म पालन के मूल अधिकार प्रदान किए। हर भारतीय नागरिक को अभाव और भय से मुक्त प्रदान करने के विविध अधिकार दिए। संविधान के अनुच्छेद 14 में यह प्रावधान किया गया कि किसी भी नागरिक के साथ लिंग के आधार जा सकता। महिलाओं के उद्धार के लिए हिंदू कोड बिल पेश किया। असफल होने पर अपने मंत्री पद से इस्तीफा दिया। इस प्रकार बाबा साहब द्वारा भारतीय संविधान में भारतीय मूलवासियों के लिए जो मूलभूत अधिकार प्रदान किए गए, उन अधिकारों के बल पर भारतीय मूलवासी लोग यह महसूस करने लगे कि वे भी इंसान हैं। उनके भी जीवन जीने के लिए कुछ अधिकार हैं। इन अधिकारों की प्राप्ति के उपरांत भारतीय मूलवासी लोग कुछ खुलकर मूलवासी लोग सदियों से ब्राह्मणी देवी देवताओं और भगवानों को पूजते आ रहे हैं, परंतु अफसोस की बात यह है कि किसी भी ब्राह्मणी भगवान या देवी देवता ने उनके मन की दर्द भरी दयनीय आवाज किसी ने नहीं सुनी। ना ही कोई ब्राह्मणी भगवान या देवी देवता उनकी सहायता एवं उनके अधिकारों की रक्षा के लिए आगे आया। सभी ब्राह्मणी देवी देवता और भगवान अपनी आंखों के समक्ष ब्राह्मणी लोगों द्वारा भारतीय मूलवासियों पर होते अन्याय और अत्याचारों को देखते रहे और भारतीय नारी के होते चीर हरण को देखते रहे। ब्राह्मणी भगवानों और उनके धर्म के नाम पर बनाए गए विधानों के आधार पर ही भारतीय छूतों के साथ ब्राह्मणी लोगों द्वारा जानवरों से भी बदतर बेरहमी का बर्ताव किया जाता था। बाबा साहब के अथक परिश्रम ने
भारतीय नर और नारियों का भविष्य उज्जवल बना दिया। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने संविधान का निर्माण कुशलता पूर्वक और तय समय में ही पूरा कर लिया था, परंतु कुछ लोगों ने बाबा साहब के ऊपर अधिक जनता के पैसे की फिजूल खर्ची पर आपत्ति उठाई थी। 25 नवंबर 1949 को संविधान सभा में सदस्यों द्वारा उठाई गई आपत्तियों, शंकाओं एवं जिज्ञासाओं का निराकरण उनके द्वारा अपने भाषण में बड़ी ही कुशलता से किया गया और भारतीय संविधान और उसकी भविष्य की चुनौतियों के संबंध में भी गहराई से प्रकाश डाला। बाबा साहब के इस भाषण का एक एक शब्द आज भी प्रासंगिक है। महाशय, 9 दिसंबर 1946 की पहली बैठक के बाद हम लोगों को संविधान सभा पर काम करते हुए 2 वर्ष 11 माह और 17 दिन हो जाएंगे। इस अवधि के दौरान संविधान सभा के कुल 11 सत्र बुलाए गए। 11 में से पहले 6 सत्र मूल अधिकार, संघ के संविधान, संघ की शक्ति, प्रांतीय संविधान, अल्पसंख्यक, अनुसूचित क्षेत्रों एवं अनुसूचित जनजाति जैसे मुद्दों पर समिति की रिपोर्ट पर विचार करने और उद्देश्यों को पारित कराने में की। 8, 9, 10 और 11वें सत्र में प्रारूप संविधान पर विचार करने पर विशेष ध्यान दिया गया था। विधानसभा के 11 सत्रों में कुल 165 दिनों का समय लगा। इसके अतिरिक्त संविधान के प्रारूप पर विचार करने में सभा को 114 दिनों का समय लगा। प्रारूप समिति 29 अगस्त 1947 को संविधान सभा द्वारा चुनी गई थी। प्रारूप समिति की पहली बैठक 30 अगस्त 1947 को हुई। 30 अगस्त से अगले 141 दिनों तक यह समिति प्रारूप संविधान बनाने में व्यस्त रही। संवैधानिक सलाहकार द्वारा बनाया गया प्रारूप संविधान प्रारूप समिति के लिए एक ऐसा विषय था जिस पर प्रारूप समिति को काम करना था। इसमें 243 अनुच्छेद और 13 अनुसूचियां थीं। प्रारूप समिति द्वारा संविधान सभा के लिए बनाए गए पहले प्रारूप संविधान में 315 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी। अंत में प्रारूप संविधान में अनुच्छेदों की संख्या बढ़ाकर 386 कर दी गई। लेकिन जब प्रारूप संविधान पूर्ण रूप से बनकर तैयार हुआ तो इसमें 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी। प्रारूप संविधान जब सामने लाया गया तो इसमें लगभग 7,635 संशोधन हुए थे, परंतु वास्तव में इन संशोधनों में से 2,473 को ही लिया गया था। मैं इन तथ्यों को इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इसके बारे में कहा जा रहा था कि सभा ने इस कार्य को करने में न केवल बहुत अधिक समय लिया बल्कि जनता का धन भी खर्च किया। मैं अन्य देशों की संविधान सभाओं के कुछ उदाहरण दे रहा हूँ जिनका इस देश के संविधान निर्माण के लिए गठन किया गया था। संविधान निर्माण के लिए अमेरिका सभा की 25 मई 1787 की बैठक के बाद 4 महीने लगे और उसने अपना काम 17 सितंबर 1787 को पूरा किया। कनाडा की संविधान सभा की बैठक 10 अक्टूबर 1867 को हुई और संविधान कानून के रूप में सामने आया मार्च 1867 में। इसमें कुल 2 साल और 5 महीने लगे। ऑस्ट्रेलिया की संविधान सभा का गठन मार्च 1891 में हुआ और संविधान कानून के रूप में सामने आया 9 जुलाई 1900 को। इसमें 9 साल लग गए। दक्षिण अफ्रीका संविधान सभा का गठन 20 सितंबर 1908 को हुआ और संविधान कानून के रूप में सामने आया 20 सितंबर 1909 को। इसमें 1 साल लगा। यह सत्य है कि हमने अमेरिका और दक्षिण अफ्रीका की संविधान सभा की तुलना में अधिक समय लिया, लेकिन इस सत्य से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि संविधान के निर्माण में हमने कनाडा और ऑस्ट्रेलिया की संविधान सभाओं से काफी कम समय लिया। संविधान निर्माण में समय की खपत की बात हो रही है तो इसमें 2 बातें बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। पहली यह है कि अमेरिका, कनाडा, दक्षिण अफ्रीका एवं ऑस्ट्रेलिया के संविधान हमारे संविधान से काफी छोटे हैं और दूसरी यह कि हमारे संविधान में 395 अनुच्छेद हैं जबकि अमेरिका के संविधान में मात्र 7 अनुच्छेद हैं। अमेरिका के संविधान के पहले 4 अनुच्छेद विभिन्न भागों में विभाजित हैं जिसमें उनकी संख्या बढ़कर 21 हो जाती है। कनाडा के संविधान में 147, ऑस्ट्रेलिया के संविधान में 128 और दक्षिण अफ्रीका के संविधान में 153 भाग हैं। एक और बात,
जो इस मामले में ध्यान देने वाली है यह वह कि अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया एवं दक्षिण अफ्रीका के संविधानों में संशोधनों की समस्या नहीं है, उन्हें उसी रूप में पारित कर दिया गया है। दूसरी तरफ देखा जाए तो हमारी संविधान सभा को 2473 संशोधनों पर काम करना पड़ा। इन सारे तथ्यों को देखने के बाद संविधान सभा पर लगने वाले सारे आरोप निराधार हैं। संविधान सभा के लोगों को कम से कम समय में यह जटिल कार्य पूरा करने के लिए बधाई देनी चाहिए। 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने संविधान को अपना लिया। अपने काम को पूरा करने के बाद बोलते हुए बाबा साहब ने कहा, मैं महसूस करता हूं कि संविधान साध है, यह लचीला है, पर साथ ही यह इतना मजबूत भी है कि देश को शांति और युद्ध दोनों के समय जोड़ कर रख सके। वास्तव में मैं कह सकता हूं कि अगर कभी कुछ गलत हुआ तो इसका कारण यह नहीं होगा कि हमारा संविधान खराब था, बल्कि इसका उपयोग करने वाला मनुष्य अधम था। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर संविधान निर्माण के कार्य में 18 घंटे तक कार्य सौंपे गए कार्य को अंजाम तक पहुंचाने के लिए उन्होंने अपने प्राकृतिक स्वास्थ्य की भी परवाह नहीं की और अथक परिश्रम से लोकतंत्र पर आधारित भारतीय संविधान की रचना की। इसलिए डॉक्टर अम्बेडकर को भारतीय संविधान के प्रधान शिल्पकार के रूप में जाना जाता है और कुछ विद्वान लेखक उनको भारतीय संविधान का पिता भी मानते हैं। डॉक्टर अम्बेडकर की इन विशेष उपलब्धियों के लिए अमेरिका ने कोलंबिया विश्वविद्यालय ने सन 1952 में उन्हें LLD की मानद उपाधि प्रदान की और हैदराबाद स्थित उस्मानिया विश्वविद्यालय ने भी सन 1953 में उन्हें LLD की मानद उपाधि प्रदान की। डॉक्टर अम्बेडकर की लोकतंत्र में गहरी आस्था थी। वे इसे मानव की जीवन निर्वाह की एक गरिमामयी पद्धति मानते थे। इनकी दृष्टि में राज्य एक मानव निर्मित संस्था है। इसका सबसे बड़ा कार्य समाज की आंतरिक व्यवस्था और बाह्य अतिक्रमण से रक्षा करना है, परंतु वे राज्य को निरपेक्ष शक्ति नहीं मानते थे। सामाजिक न्याय के बिना मानवता का निर्माण अपूर्ण है। जब तक मानवता का निर्माण अपूर्ण है तब तक हम एक राष्ट्र आधार पर ही राष्ट्रीयता टिकी हुई है। किसी विशेष वर्ग के अनुसरण को त्यागने से ही राष्ट्रीयता एकत्व की भावना पैदा होती है। इसे ही राष्ट्रीयता और राष्ट्रीय भावना का सार कहा जाता है। जाति भावना का त्यागना ही सच्चा राष्ट्रवाद है। सामाजिक भ्रातृत्व को तोड़कर जाति भावना को सबल बनाना देशद्रोह है। डॉक्टर अम्बेडकर व्यक्ति की स्वतंत्रता चाहते थे। हम भारत के लोग के स्थान पर भारत राष्ट्र लिखने की मांग की। इस पर डॉक्टर अम्बेडकर ने सदस्यों से पूछा, हजारों जातियों में बटे लोग एक राष्ट्र कैसे हो सकते हैं? जितनी जल्दी हम यह समझ जाएंगे कि सामाजिक तथा मनोवैज्ञानिक दृष्टि से अभी हम एक राष्ट्र नहीं है, उतना ही अच्छा है। वे मनुष्य के बीच जाति, धर्म, जन्म, धन, दौलत की भिन्नता का विचार किए बिना एक सम्यक संबंध स्थापित करना चाहते थे और स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के 3 शब्दों में समाहित सिद्धांतों पर आधारित समाज की स्थापना संवैधानिक दर्शन स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के न्यायपूर्ण स्तंभों पर आधारित था। इस प्रकार के उनके व्यक्तित्व और चिंतन का संविधान के प्रारूप पर गहरा प्रभाव पड़ा। उनके प्रभाव के कारण ही संविधान सामाजिक न्याय का एक महान दस्तावेज बन गया।